नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 5 रसायन शास्त्र कक्षा 12 की उपसंयोजन यौगिक की क्लास लेने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, 2 से 3 दिन क्लासेस इसको कंप्लीट करने में लगेंगी। ये पहला चैप्टर है, इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट है वीडियो का, इसके बाद हम सेकेंड और थर्ड पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले उपसंयोजन यौगिक कौन बनाते हैं इसके विषय में जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उपसंयोजन यौगिक। संक्रमण धातु, जितनी भी संक्रमण धातुएं होती हैं उसमें उपसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिसे सामान्य रूप से संकुल कहते हैं। देखिए, तो इसने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि ये सभी नहीं करेंगे। जितनी भी आपकी संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण धातुएं, क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, उसी प्रकार से संक्रमण धातुएं आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। तो जो संक्रमण धातुएं हैं उसमें उपसंयोजी यौगिक बनाने या संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो धातु परमाणु होता है, एक बीच में धातु परमाणु होता है, उसको मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इनका जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं ये सारे के सारे बने हुए होते हैं। ये देखिए, इसमें क्या है कि एक धातु परमाणु, ये यहाँ पे धातु परमाणु जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये जो लिगेंड या संलग्नी जुड़े हुए हैं, ये क्या होते हैं, इसको चारों तरफ से घेर के रखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं या उदासीन भी हो सकते हैं, ठीक है, या धनायन भी हो हैं। तो ये जिस प्रकार का आयन है उसी प्रकार का ये तत्व संकुल बनेगा, है ना। तो ये एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है जिससे ये जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो चलिए वापस उसी में चलते हैं। तो इसमें धातु परमाणु या आयनों अथवा उदासीन अणुओं से चारों ओर से घिरे होते हैं। इसमें क्या है, धातु परमाणु जो है ना वो किससे, ऋण आयनों या उदासीन अणुओं से चारों ओर से घिरा हुआ है। ऐसे यौगिकों को उपसंयोजी यौगिक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसमें आणविक या योगात्मक यौगिक बनता है। जैसे वो घिरा हुआ है तो या तो आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक उसको कहेंगे, है ना। तो इसमें जब या दो से अधिक स्थायी यौगिकों के विलयन को उनके रस समीकरण मितीय अनुपात में मिलाकर वाष्पीकृत होने तक गर्म करते हैं तो नए क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन पदार्थों को आणविक या योगशील यौगिक कहते हैं। जैसे कि आपने इसका सबसे पहले तो रस समीकरण मिति, जो कोई अगर आपके पास यौगिक है वो जितनों से क्रिया कर, मान लीजिए ए है तो ए दो ही तत्वों से या अणुओं से क्रिया कर सकता है, तो इसका रस समीकरण मिति अनुपात कितना हो गया, 2 का हो गया, है ना। तो मतलब जो जितने से रिएक्शन कर सकता है उतने ही अनुपात में मिलकर अगर वो हो रहे हैं, वाष्पीकृत कर रहे हैं, उतने ही अनुपात में कर रहे हैं, तो एक नया क्रिस्टल प्राप्त हो रहा है। इसे ही क्या कहते हैं, आणविक या योगशील यौगिक कहते हैं। जैसे ये KCl, MgCl2, 6H2O, ये सब आपस में योग करके जुड़ के योगात्मक यौगिक बनाए, ये कार्नेलाइट, है ना। तो इसी को हम कहेंगे आणविक या योगात्मक यौगिक। अब ये 2 प्रकार का होगा, आपस में मिलके, कई यौगिक आपस में मिलके एक कंबाइन मतलब इकट्ठा वाला फॉर्म बना रहे हैं। ये 2 प्रकार का इकट्ठा वाला फॉर्म बनेगा। एक तो या तो ये द्विक लवण या जालक यौगिक होगा। ये कैसे होगा कि योगात्मक यौगिक बना, है ना, इकट्ठा तो हुए ये लोग इकट्ठा तो हो गए, बट जब इनको जल में घोला गया तो ये आयनों, छोटे छोटे अपने आयनों में विभक्त हो गए, है ना। जैसे Fe2+, NH4+, SO4 2-, इनमें वियोजित हो रहा है। तो पहला तो समझिए कि आप लोग के ये उपसंयोजी यौगिक कौन होते हैं कि इसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसके चारों तरफ क्या हो रहा है कि जो लिगेंड जुड़ रहे हैं ऋणावेशित या उदासीन,
तो ये एक संकुल के रूप में जुड़ रहे हैं, तो उसे ही हम कहेंगे उपसहसंयोजी यौगिक, है ना। और दूसरा, इसमें जो संयुक्त यौगिक बन रहा है तो वो क्या है, दो प्रकार का हो सकता है। एक तो या तो द्विक लवण होगा, तो द्विक लवण में कैसा कि ऐसे यौगशील यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी रहेगा, परंतु जैसे ही उसे जल में आप घोलोगे तो वो आयनों के रूप में टूट जाएगा, छोटे छोटे आयनों के रूप में टूट जाएगा। इसे ही आप क्या कहोगे, द्विक लवण या जालक यौगिक कहेंगे। और दूसरा प्रकार क्या होगा, उपसहसंयोजी यौगिक। यही यौगिक हम लोगों को पढ़ना है, उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक या संकर लवण या धात संकुल। अब इसमें क्या होगा, एक मध्य में संकुल होगा, जैसे ये देखिए संकुल है ना, ये एक केंद्रीय आयन है, इसमें ये संलग्नी या लिगैंड जुड़े हुए हैं, ये धनात्मक हो सकते हैं या उदासीन हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी ऋणात्मक हो सकते हैं या उदासीन हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसे आणविक या यौगशील यौगिक जो ठोस अवस्था एवं विलेय अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते थे। इससे पहले वाले में द्विक लवण में क्या होता था, जब उसको हम जल में घोलते थे तो वो आयनों में पूरी तरह से वियोजित हो जाता था, इसमें ऐसा नहीं होगा। इन्हें जल में विलय करने पर प्राप्त विलयन अवयवी यौगिकों के मूल आयनों का परीक्षण नहीं देते। जब भाई मूल आयनों में टूट ही नहीं रहा है, अब जैसे ये टूटेगा तो ये यहाँ पे टूट रहा है किसमें, के और इस संकुल आयन में टूट रहा है, तो ये वियोजित पूरी तरह से नहीं हो रहा है, ये वाला तो अलग हो रहा है पर ये FeCN ये साथ में ही है, संकुल के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही यौगिक जिसमें संकुल आयन होता है, जिसमें संकुल, इसमें ये संकुल आयन है ना, इकट्ठा आयन, तो संकुल आयन होता है, संकुल यौगिक कहलाते हैं। ये हमने कहा ना कि अभी संकुल यौगिक क्या होता है, ये देखिए संकुल यौगिक या संकर लवण। तो संकर लवण, संकुल यौगिक और द्विक लवण में अंतर भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मेन अंतर क्या है कि वो पूरी तरह से आयनों में वियोजित हो जाता है और ये आयनों में वियोजित होता है पर संकुल के रूप में रहता है ना, तो इसीलिए इसको संकुल आयन कहते हैं। और इसी में क्योंकि उपसहसंयोजी बंध भी पाया जाता है, इसलिए इसे उपसहसंयोजी संकुल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे द्विक लवण और संकुल यौगिक, इनके बीच में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट के बीच में अंतर दिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। मेन मैंने बता ही दिया कि ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है, ये पूरी तरह से आयन में नहीं होता, संकुल के रूप में रहता है ना। इसका परीक्षण ये एक एक दे सकता है, पर ये संकुल में रहता है तो इसके अवयवी आयन का परीक्षण ये नहीं देता है। तो इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बुक में भी ऐसे ही बना हुआ है, तो इसको याद कर लीजिएगा, जहाँ समझ में नहीं आगे तो पूछिएगा। ये मैंने बताया था, तो इसको आप समझ लीजिए कैसा फॉर्मूला है। कभी कभी ये वाला चीज़ इधर भी सामने भी लिखा रहता है, तो ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, ये वाला धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ये आपका जो ऋण आवेशित या उदासीन लिगैंड इसमें जुड़े हुए हैं, चारों तरफ से जुड़े रहते हैं, यहाँ इसकी समन्वय संख्या है, और ये आयनीकरण क्षेत्र है ना, और ये पूरा ये वाला पार्ट मिलके समन्वय मंडल कहलाता है। तो उपसहसंयोजी यौगिक में प्रमुख पद और शब्दावली, तो इसकी क्या क्या शब्दावलियां हैं, मतलब क्या क्या टर्म्स यूज किए जाते हैं, सबसे पहले अध्याय को पढ़ने से पहले इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं समन्वय या उपसहसंयोजी मंडल। मंडल वही जहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु उसके चारों तरफ वो जुड़ा हुआ होता है, अभी मैंने बताया था, इससे पहले वाली स्लाइड में देखिए यहाँ पे, तो ये चीज़ है हमारा समन्वय मंडल, इतना चीज़, इतना भाग इसको छोड़ के, है ना, तो इतने में समन्वय मंडल होता है। इसमें क्या क्या होता है इसको आगे देखेंगे अभी। तो उपसहसंयोजी यौगिक में उपसहसंयोजी या समन्वय मंडल या क्षेत्र होता है। समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु अभी मैंने बताया, ये वाला हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन जो परमाणुओं अथवा परमाणुओं के समूह अथवा ऋण आयनों या उदासीन अणुओं की निश्चित संख्या से संबंधित होता है। ये क्या कह रहा है कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये वाला CO, ये क्या हो, ऋण आयन है ना, उदासीन आयन, इनसे ये घिरा हुआ होता है। तो उदासीन अणुओं की निश्चित संख्या से बंधित होता है, घिरा हुआ होता है। प्रत्येक को संलग्नी कहते हैं, इसी को हम संलग्नी कहते हैं, है ना। ये देखिए, ये संलग्नी लिगैंड कहते हैं इनको, जिनसे घिरा हुआ होता है। तो ठीक है दोस्तों,
अब इसके बाद उदाहरण के लिए देखिए, ये वाला ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हो गया Fe, और ये संलग्नी हो गए, है ना। तो समन्वय क्षेत्र है, और ये पूरा का पूरा ये क्या कहला रहा है, समन्वय क्षेत्र बना रहा है, जिसमें आयरन आयन 6 साइनाइडों से घिरा हुआ होता है। देखिए ये वाला आयरन, इन 6 साइनाइड ये कितने हैं, ये वाले समन्वय संख्या 6, तो इन 6 समन्वय संख्या से ये आयन घिरा हुआ है। अब ये इसको किससे दर्शाते हैं, इन दो पूरे समन्वय क्षेत्र को हम कोष्टक के अंदर, बड़े वाले कोष्टक के, स्क्वायर कोष्टक के अंदर रखते हैं ना, तो यही लिख रहा है, समन्वय मंडल को वर्ग कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। यह आवेशित अथवा अनावेशित होता है। तो अब आवेशित होगा तो 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश होता है दोस्तों, या ऋण आवेश होता है। अनावेशित होगा तो जिसमें 0 चार्ज रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इसके आधार पर इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, धन, ऋण और 0। तो सबसे पहले समन्वय मंडल पर धन आवेश होता है, इसे धन आयनिक संकुल कहते हैं, धनायनिक संकुल कहते हैं। भाई धन रहेगा तो धन, जैसे ये समन्वय मंडल बना, इसके ऊपर ये चार्ज क्या हो गया, हमारा धन आयन हो गया, तो ये क्या हो गया, धनायनिक संकुल हो गया। यहाँ पे भी इस मंडल के ऊपर ये धनायन है तो धनायनिक संकुल हो गया, और ये कुल मिला के चार्ज धन दे रहा है तो धनायनिक संकुल हो गया। अब जिस समन्वय मंडल पर ऋण आवेशित होगा उसे हम ऋणायनिक संकुल कहेंगे। जैसे ये पूरा ये समन्वय, ये संकुल हो गया हमारा, समन्वय क्षेत्र हो गया, इसमें ये ऋण आवेश है, इसमें भी ऋण आवेश है, इसमें भी ऋण आवेश है, और इसमें भी ऋण आवेश है, तो ये क्या हो गया, ऋणायनिक संकुल हो गया। और जिसमें कोई चार्ज ना हो, उदासीन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उदासीन संकुल कहेंगे, है ना। समन्वय मंडल पर कोई आवेश नहीं होता, उसे उदासीन संकुल कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें कोई चार्ज यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोई भी, जब ये वियोजित हो रहा है, जल में इसको घोल रहे हैं, तो ये मंडल के रूप में तो अलग हो रहा है, पर चार्ज कुछ नहीं दे रहा है। ये लोग मंडल के रूप में अलग हो रहे थे, ये चार्ज दे रहे थे, ये धन दे रहा था, ये ऋण दे रहा था, ये कुछ नहीं दे रहा है ना। तो इस प्रकार संकुल के ये 3 प्रकार, धनायनिक संकुल हो गया, ऋणायनिक संकुल हो गया, और उदासीन संकुल हो गया। देखिए जो द्विक लवण हुआ करता था, तो द्विक लवण से में हमको क्या था कि पूरा आयनों में वियोजित हो जा रहा था, तो उससे हो गया, वो तो इजी हो गया। पर ये क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल मंडल के रूप में, एक इकट्ठा भाग के रूप में अलग हो रहा है, आयन बना रहा है। तो इसके ऊपर आयन में चार्ज आएंगे, या तो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो शून्य होगा। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के संकुल हो गए हमारे, पहला धनायनिक संकुल, ऋणायनिक संकुल, और ये उदासीन संकुल। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, या फिर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अब अगला टर्म देखेंगे। अब आयन मंडल या आयन संकुल आप लोग समझ गए, उसमें धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन संकुल समझ गए। अब केंद्रीय धातु परमाणु, ये अभी तुरंत मैंने इससे पहले बताया था कि केंद्रीय धातु आयन क्या होगा, वही जिसमें मंडल डिपेंड करता है ना। जैसे अभी मैंने बताते हैं ये वाला, इसमें ये वाला, ये क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, है ना। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। जैसे ये वाला, ये चीज है केंद्रीय धातु परमाणु। अभी समन्वय मंडल हमने इतना पूरा देखे हम लोग, है ना। समन्वय मंडल, इस समन्वय मंडल में ये केंद्रीय धातु परमाणु में अगर ये ऋण जुड़ा है तो ऋणायनिक हो गया, धन जुड़ा हो तो धनायनिक हो गया, शून्य हो गया, है ना। मतलब ये जो पूरा मंडल बन रहा है, इस मंडल का पूरा चार्ज यहाँ पे कितना हो रहा है, धन हो रहा है, ऋण हो रहा है, या उदासीन हो रहा है। तो इसके आधार पे धनायनिक, ऋणायनिक या उदासीन ये हो गया। अब इसमें जो ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसी केंद्रीय धातु परमाणु में जो संलग्नी जिससे जुड़ा होता है, जिस धातु से, उसे ही हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, है ना। तो ये भी समझ में आया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। ये तो देख चुके हैं अपन। यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु आयन समन्वय मंडल में, समन्वय मंडल अभी आपको बता दिया, धातु परमाणु आयन जो निश्चित संख्या में आयनों समूहों द्वारा निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था से जुड़े होते हैं, जिसमें वो धातु परमाणु होता है, उसके चारों तरफ जो घिरा हुआ होता है, जो जिसको घेरे रहते हैं ना, तो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन कहते हैं ना। जैसे ऊपर दिए गए में कॉपर, ये हो जाएगा Cu, और इससे प्रीवियस स्लाइड में देखिए ना, ये वाला, ये कॉपर हो गया, Cu हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, ये आयरन, Pt, CO, Ag, Ni, CO, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं हमारे केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। संलग्नी लिगैंड, संलग्नी लिगैंड इसके साथ ये जो जुड़े हुए हैं बाकी, ये संलग्नी लिगैंड है,
बहुत ईजी है, इसको समझना बहुत ईजी है, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, है ना। तो ये संलग्नी लिगेंड है। अब ये क्या होते हैं कि परमाणु उदासीन अणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु से जुड़ा होता है, केंद्रीय धातु परमाणु अभी बताया उससे जुड़ा हुए हैं, तो ये संलग्नी लिगेंड कहलाते हैं। और लिगेंड के संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का एक आगमन, यही लोग एकाकी युग्म यानी जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको देते हैं, है ना। तो होने से जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन को देता है, तो देने के कारण लिगेंड लुईस क्षारक होते हैं। लिगेंड में वह परमाणु जो वास्तव में इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, दाता परमाणु अथवा उप सहसंयोजी परमाणु कहलाता है। देखिए इसमें इसको क्या होता है, सहसंयोजी बनाते हैं यही लोग, तो इसीलिए इसे सहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं, है ना। तो सहसंयोजी संकुल या यौगिक में जो लिगेंड होता है वही दाता परमाणु होता है ना। जो लिगेंड होगा वही दाता परमाणु होगा, है ना। तो ये हो गया। अब सामान्यतः दाता परमाणु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये तो उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। सामान्यतः कौन देगा, नाइट्रोजन देगा या ऑक्सीजन देगा, सल्फर देगा, हाइड्रोजन देंगे, ये लोग देंगे, है ना। दाता परमाणु पर एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म हो। यहाँ इंपॉर्टेंट बात देखिए आप लोग कि जरूरी नहीं कि दाता परमाणु के पास एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज़्यादा जोड़े भी इलेक्ट्रॉन की दे सकता है। तो इन इलेक्ट्रॉन परमाणुओं का ये जो जोड़ा है, जोड़ा को इलेक्ट्रॉन देने के जो लोन पेयर हैं उसी संख्या के आधार पे इनको बांटा गया है। ऐसे परमाणु लिगेंड का दाता स्थान होता है ना। अब देखिए लिगेंड पर एक अथवा अधिक दाता स्थान हो सकता है। दाता स्थानों की संख्या के आधार पर लिगेंड को बांटा गया है। समझ में आया। अगर वो एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ही दाता स्थान है उसके पास तो उसे एक दंतुर बोलेंगे। अगर एक से दो है तो दो दंतुर, तीन है तो तीन दंतुर, तीन दाता, एक दाता स्थान होता है तो एक दंतुर, इसके उदाहरण दिया हुआ है ये। और अगर दो दाता स्थान है तो दो दंतुर, तीन दाता स्थान है तो तीन दंतुर, है ना। चार दाता स्थान है चार चतुर्दंतुर, त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, हेक्सादंतुर। और अगर बहुत ज़्यादा हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, तो फिर उसका नाम एक ही हो जाता है, बहुदंतुर लिगेंड उसको बोलते हैं। समझ में आया। अब मान लीजिए कोई त्रिदंतुर है या बहुदंतुर कोई यौगिक है, तो बहुदंतुर है तो जरूरी नहीं कि वो हर बार सारा का सारा अपना दे, तीन दे सकता है, चार दे सकता है, जितनी आवश्यकता उस रिएक्शन को होगी उतने ही वो लेगा, है ना। तो इसको दिमाग में मत रखिएगा कि भाई ये हेक्सादंतुर है तो हमेशा छः के छः लोन पेयर देगा, है ना। अब देखिए ये अगला टर्म है कीलेट लिगेंड या कीलेशन क्या होता है। तो ये कभी कभी इसी कीलेट लिगेंड के नाम से पूछ लेते हैं। कीलेट लिगेंड से आप क्या समझते हैं, कीलेशन से आप क्या समझते हैं, तो इसको आप समझने की कोशिश करिए। जब कोई बहुदंतुर लिगेंड, वही जो अभी मैं बता रहा था वही चीज़ है ये, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड एक साथ धातु आयन से कई दाता परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ा होता है कि एक वलय प्राप्त होती है, जिसे कीलेट विलय, कीलेट रिंग कहते हैं। ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड एवं बने हुए जटिल को धातु कीलेट कहते हैं। अब कीलेट के बनने की प्रक्रिया कीलेशन कहलाती है। अब इसको आप समझने की कोशिश करिए, क्या बोल रहा है। जब कोई बहुदंतुर लिगेंड, कोई अगर बहुदंतुर है ना, मतलब जो उसके लिगेंड हैं या संलग्नी है वो एक से ज़्यादा लोन पेयर दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोन पेयर दे सकते हैं, तो धातु आयन से कोई दाता परमाणु इस प्रकार जुड़ता है ना। अब जैसे देखिए इसको उदाहरण से समझेंगे तो समझ में आएगा। एक द्विदंतुर लिगेंड एथिलीन है ना, एथिलीन है। अब एथिलीन लिगेंड एथिलीन डाईएमीन Cu एवं Pt आयन के साथ कीलेट बनाते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है कि ये एथिलीन और ये भी एथिलीन, ठीक है, डाईएमीन, तो ये दोनों कॉपर के साथ इस प्रकार जुड़ रहे हैं कि ये एक रिंग बन रही है। कैसे रिंग बन रही है, ये देखिए, इसका कोई और छोर नहीं है, इसका भी कोई और छोर नहीं है ना। इसी प्रकार से ये पीटी के साथ जुड़ रहे हैं, ये पूरा रिंग बना रहे हैं। तो सिंपल सा है। अगर कीलेट या कीलेट लिगेंड या कीलेशन कहते हैं कोई, तो बोलिएगा कि जब बहुदंतुर लिगेंड
धातु आयन के साथ ऐसे जुड़े कि एक वलय प्राप्त हो जाए, एक रिंग जैसा प्राप्त हो, है ना, बनेगा उपसा संयोजी यौगिक, है ना। बट वो क्या हो कि धातु आयन इस प्रकार से जुड़े कि उसमें रिंग प्राप्त हो जाए, रिंग बने, उसे ही हम किलेट कहते हैं, है ना। और इस बनने की प्रक्रिया को किलेशन कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ हमको समझ में आया है। आप लोगों को मेरे हिसाब से तो समझ में आए होगा। अगर कोई डाउट रहता तो देख लीजिएगा, एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। उपसा संयोजन यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे। उपसा संयोजन यौगिक कौन बनाते हैं? तो संक्रमण धातुओं द्वारा ये बनता है ना। ठीक है, और इसमें एक केंद्रीय परमाणु होता है, उसमें ऋण आयन और उदासीन आयन से चारों ओर घिरा होता है, देखा हमने। अब ये घिरने अब इकट्ठा होने की प्रक्रिया योगात्मक यौगिक कहलाती है ना। ये योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा बनेगा और उसको जल में जैसे ही घोलोगे तो आयनों में टूट जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि ठोस अवस्था में ये भी स्थायी रहेगा, पर इसको जल में घोलोगे तो एक तो अलग होगा आयनों में, पर ये आयन के साथ संकुल बना रहेगा, है ना। तो इसलिए एक संकुल यौगिक हो जाएगा, एक द्विक लवण हो जाएगा। तो द्विक लवण और संकुल यौगिक में अक्सर अंतर पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये क्या हो गया हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, ये लिगेंड्स हो गए, और ये क्या हो गया आयनिक क्षेत्र हो गया। इसके बारे में भी विषय में आगे चर्चा होगी अभी। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये केंद्रीय धातु से ये लिगेंडो से क्या होगा घिरा रहेगा, और इसका ये जो समन्वय मंडल है पूरा का पूरा, इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो डिसाइड करेगा कि किस प्रकार का समन्वय है ना। तो ये अभी हमने बता दिया कि क्या होता है, उपसा संयोजी यौगिक में समन्वय मंडल या क्षेत्र होता है ना, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है आयन परमाणुओं से और ऋण आयन या उदासीन आयनों से घिरा हुआ होता है। तो अब ये इसमें किसमें आवेशित और अनावेशित हो सकता है? तो आवेशित में दो प्रकार का हो सकता है, धनावेशित हो सकता है ये पूरा का पूरा मंडल, या ऋणावेशित हो सकता है, या फिर उदासीन हो सकता है। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु समझा ही दिया है ना, और जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम संलग्नी बोलते हैं। उसके जितने भी लोन पेयर दे सकता है उसके संख्या के आधार पर एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, बहुदंतुर ऐसे हो सकते हैं। कीलेट क्या होता है, जब ये जुड़े यही है ना, दंतुर जब जुड़े और ये रिंग जैसी संरचना बन जाए उसे हम कीलेट या कीलेट लिगेंड बोलते हैं, और इसको बनने की प्रक्रिया को किलेशन कहलाते हैं। तो ये जो है, तो अभी सिर्फ हम लोगों ने किसको क्या चीज़ बोल रहे हैं यही बस पढ़ा हमने। आगे जो एकाक ऐसा टॉपिक छूटा होगा कि किसको क्या बोलते हैं उसको मैं बताऊंगा, और आगे का अध्ययन अपन आगे करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा कमेंट में छोड़ दीजिएगा दोस्तों।